अनशेकेबल या अटल होने का यहाँ मतलब है अपने दिल और दिमाग की गहराइयों में जानना कि आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। ये तब हो पाता है जब आप जानते हैं कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था या शेयर मार्केट में कुछ भी होता रहे, आपके पास हमेशा फाइनेंशियल आज़ादी रहेगी। आप अपनी फैमिली चला पाएंगे और दूसरों के साथ भी कुछ बांट पाएंगे। अनशेकेबल होने का मतलब है अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियल आज़ादी से जीना। अनशेकेबल होने का मतलब सिर्फ दौलत से नहीं है, ये हमारे मन से भी जुड़ा होता है। आपको किसी बात से डर या गुस्सा महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसी फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिकती हैं। कुछ वक्त के बाद आप अपना बैलेंस और शांति फिर से हासिल कर ही लेते हैं। आपके आसपास जो कुछ हो रहा होता है उससे आप पर जल्दी असर नहीं होता है। दूसरे लोग घबराते हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट बने रहते हैं। आप एक लीडर हैं, फॉलोअर नहीं। क्या आप अनशेकेबल बनना चाहते हैं, अटल बनना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल आज़ादी चाहते हैं? ये समरी आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना सिखाएगी। हो सकता है कि आपको इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ नहीं पता हो, या आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनने का सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। हो सकता है कि आप मुश्किल शब्दों से डर जाते हैं, या आप शेयर बाजार के बारे में न्यूज़ से डरते हैं, लेकिन ये समरी आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान कर देगी। टोनी रॉबिन्स की पहली एडवाइस है, आप जो कंट्रोल कर सकते हैं उसे कंट्रोल कीजिए। शुरू में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने भर से ही आपको डर लग सकता है, लेकिन आप कुछ खास स्ट्रैटेजीज को सीखकर एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। कई सालों तक टोनी रॉबिन्स ने वॉरेन बफेट, रे डालियो और जैक बोगल जैसे 50 कामयाब इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू लिया है। उन सभी ने अपना सीक्रेट शेयर किया, जिससे वे इन्वेस्टिंग की दुनिया में अनशेकेबल बने। अब ये सीक्रेट हम एक एक करके खोलेंगे। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जिसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये स्ट्रैटेजी है कंपाउंडिंग का। इससे आप अपनी छोटी सी सेविंग्स को हजारों या लाखों में बदल सकते हैं। आप अपने महीने की सैलरी का एक हिस्सा बचाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप उस पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। हर साल आपका पैसा 10% रेट से बढ़ेगा। आपको लगातार पैसे डालते रहना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। कभी भी अपना पैसा बीच में नहीं निकालना चाहिए और उसे सालों तक कंपाउंड होने देना चाहिए। आइए जो और बॉब का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों ही हर महीने $300 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो ने 19 ईयर्स की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, हर साल वो $3,600 इन्वेस्ट करता था। जो ने लगातार 8 सालों तक इन्वेस्ट किया। फिर जब जो 27 ईयर्स का हुआ तो उसने और पैसे डालना बंद कर दिया। जो के पास $28,800 का इन्वेस्टमेंट हो गया था। जो का इंटरेस्ट रेट हर साल का 10% है। एग्जाम्पल के लिए, अपने पहले साल में उसने $3,600 का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 10% जोड़ें तो पैसा $3,960 हो जाता है। अपने दूसरे साल में वो एक और $3,600 जोड़ता है। $3,960 प्लस $3,600 इज इक्वल टू $7,560 हो जाता है। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, जिससे जो के पैसे दूसरे ही साल में पहले से $13,316 ज्यादा है। हालांकि जो ने 27 साल की उम्र में ही हर साल $3,600 डालना बंद कर दिया था, लेकिन 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसका पैसा बढ़कर $1,863,287 हो गया था। आइए अब इसकी तुलना बॉब से करते हैं। बॉब ने भी हर महीने $300 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसने 27 साल की उम्र में शुरुआत की। उसने भी 65 साल की उम्र तक हर साल इन्वेस्ट किया, यानी कि 39 ईयर्स तक। लेकिन बॉब की टोटल कमाई $1.58973 है। आइए इसे समझते हैं। जो ने सिर्फ 8 ईयर्स के लिए सिर्फ $3,600 हर साल इन्वेस्ट किया, जबकि बॉब ने 39 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। फिर भी जो $2,75,554 ज्यादा अमीर है। इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है। जो ने सालों तक अपने पैसे को कंपाउंड होने दिया, लेकिन उसमें कोई और पैसा नहीं जोड़ा। अगर जो ने 65 साल की उम्र तक बॉब की तरह हर साल $3,600 जोड़े होते, तो जो के पास $3,453,020 होते। जो के पास $1.86 मिलियन ज्यादा होते, क्योंकि उसने बॉब के मुकाबले 8 ईयर्स पहले से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। वक्त के साथ ये आपकी मामूली सेविंग्स को बड़ी दौलत में बदल सकता है। आपने पहले भी कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा। ये दौलत बनाने की मशीन की तरह है, जिसके बारे में वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टमेंट गुरु अक्सर बात करते थे। लेकिन बहुत से लोग इसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा कमाएंगे तो वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कई फिल्मी सितारे, एथलीट, संगीतकार अपने करियर में लाखों की कमाई करते हैं, फिर भी वे दिवालिया हो जाते हैं। पैसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पैसे बचाना और उसे इन्वेस्ट करना, और फिर इसे सालों तक कंपाउंड होने देना। इस तरह से आप सोते हुए भी अपना पैसा बढ़ने दे सकते हैं। आप इस तरह से पैसे का गुलाम बनना बंद कर देते हैं और फाइनेंशियली आजाद बन सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग स्टॉक चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। म्यूचुअल फंड से आपका रिस्क घट जाता है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो अलग अलग तरह के स्टॉक से बना होता है। लेकिन आप सही म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं? अकेले अमेरिका में 9,500 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड हैं।
क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ढेर सारी कंपनियां म्यूचुअल फंड क्यों ऑफर करती हैं? आप सही समझे, म्यूचुअल फंड उन्हें काफ़ी फीस कमा कर देता है। म्यूचुअल फंड वो फंड हैं जिन्हें एक्टिव तरीके से मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर मार्केट को मात देने के लिए ट्रेड करता है। वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्तों या महीनों में कौन सी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। लेकिन ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपके और मुझसे बेहतर फ्यूचर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जब फंड मैनेजर शेयर का ट्रेड यानी व्यापार करते हैं तो वे गलतियां करने के कगार पर होते हैं। उन्हें सिर्फ ये तय नहीं करना होता है कि कौन से स्टॉक को खरीदना या बेचना है, उन्हें ये भी तय करना होता है कि उन्हें उसे कब खरीदना या बेचना है। इसके अलावा ट्रेडिंग करना और उससे बाहर निकलना महंगा होता है। ब्रोकरेज फर्म हर लेन देन के लिए कमीशन लेती हैं। एक्टिव तौर से मैनेज किए गए फंड जुए के खेल की तरह हैं। टेबल पर बहुत सारे चिप्स रखे होते हैं, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अगर स्टॉक खरीदने के बाद उसका दाम बढ़ जाता है तो आप जीत जाते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको काफ़ी बड़ा फायदा करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपके स्टॉक का दाम बढ़ता है और अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आपको अपने फायदे पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। आप ये अब म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड से कंपेयर करते हैं। इंडेक्स फंड में स्टॉक को लेने और उसे बेचने की ट्रेडिंग नहीं होती है। आप बस कंपनियों या इंडेक्स की लिस्ट में शामिल हर एक स्टॉक को खरीदते और होल्ड करते हैं यानी रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए S&P 500, ये अमेरिका के सबसे बड़े शेयरों की लिस्ट है। S&P 500 में सबसे टॉप में हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां। आपको इनके अलावा और कुछ चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब पहले से ही बेस्ट कंपनियां हैं। इंडेक्स फंड भी ऑटो पायलट पर काम करते हैं। वे ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स बहुत कम होता है। साथ ही उन्हें एक्टिव फंड मैनेजर की सैलरी भी नहीं देनी पड़ती है। ये फंड मैनेजर गलतियां करने के कगार पर होते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि अगर मैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपको किसी इंसान की गलती से हुए नुकसान को उठाना पड़ेगा, ज़्यादा फीस और ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। वो बर्कशायर हैथवे के CEO हैं। उन्होंने एक्टिवली मैनेज्ड फंड के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड के प्रॉफिट को साबित किया। 2008 में वॉरेन ने न्यूयॉर्क की एक फर्म प्रोटेज पार्टनर्स के साथ $1 बिलियन का बेट लगाया था। उन्होंने इस फर्म को चैलेंज किया था कि वो अपने टॉप के 5 हेज फंड को चुने जो 10 सालों के अंदर S&P 500 इंडेक्स को पछाड़ सकें। नतीजा ये हुआ कि हेज फंड में सिर्फ 21.87% का फायदा हुआ, जबकि S&P 500 में 65.67% का फायदा हुआ था। वॉरेन बफेट ने अपनी वसीयत में ये कहा कि जब उनकी मौत हो तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो ट्रस्ट बनाया है उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडेक्स फंड में किया जाना चाहिए। आपको भी उनके जैसे ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ज़्यादा फीस लेने वाले फंड मैनेजर के प्लान के झूठे वादे में ना आएं। द कोर 4 सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के साथ 50 इंटरव्यू में टोनी रॉबिन्स ने 4 प्रिंसिपल को कॉमन पाया। ये सब अपने इन्वेस्टमेंट के फैसलों में इन 4 प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। अगर आप भी वॉरेन बफेट, रे डालियो या जैक बोगल जैसे अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन्हें अप्लाई करना चाहिए। पहला प्रिंसिपल है नुकसान नहीं लेना। बड़े इन्वेस्टर ये नहीं पूछते मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। इसके बजाय वे पूछते हैं कि मैं पैसे खोने से खुद को कैसे बचा सकता हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जो पैसे खो देते हैं उसे वापस पाना मुश्किल होता है। आपने जहां से शुरू किया वहां वापस पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा, रूल नंबर 1 कभी भी पैसा ना हारना। रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 को कभी ना भूलना। टोनी रॉबिन्स के इन्वेस्टर दोस्त पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, खोने से 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी है बचाना। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को नीचे जाने से बचाना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि शेयर मार्केट कभी ऊपर और नीचे होता ही रहता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितना भी दावा कर लें कि उन्हें पता होता है कि आगे क्या होगा, लेकिन कोई भी फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आपको हमेशा अचानक होने वाली घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। आपके पोर्टफोलियो में हमेशा कई तरह के एसेट होने चाहिए, ताकि जब आपका कोई एसेट उम्मीदों के मुताबिक फ़ायदा न दे तब भी आपके दूसरे एसेट अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। आपको अपने एसेट इस तरह से बांटने चाहिए जिससे कि शेयर मार्केट में कुछ भी हो जाए फिर भी आपको नुकसान न पहुंचे। आपको किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप डाइवर्स पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन के बारे में बाद में और जानेंगे।
दूसरा प्रिंसिपल है असमान रिस्क रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि आपके फायदे हमेशा आपके रिस्क से ज्यादा होने चाहिए। नए इन्वेस्टर आमतौर पर ये मानते हैं कि ज्यादा रिस्क रखकर ज्यादा रिटर्न यानी ज्यादा फायदा मिलता है। कामयाब इन्वेस्टर्स के मुताबिक ये एक गलत सोच है। आप तभी जीतेंगे जब थोड़ा रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड को अपना मकसद बनाएंगे। पॉल ट्यूडर जोन्स इन्वेस्टमेंट में 5 to 1 रूल को मानते हैं। अगर वो $1 का रिस्क उठाते हैं तो वो ये पक्का करते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड में $5 मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर पॉल 5 इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए हर एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $1 मिलियन है, अगर उन्हें 4 इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है और वो 0 कमाते हैं तो पॉल को इन 4 इन्वेस्टमेंट में $4 मिलियन का लॉस हो चुका होता है। लेकिन अगर उनका 5वां इन्वेस्टमेंट कामयाब होता है तो वो $5 मिलियन कमाएंगे। इस तरह उन्हें अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। पॉल को इस तरह के इन्वेस्टमेंट की तलाश रहती है। उनके रिवॉर्ड का चांस लॉस से ज्यादा होता है। सबके पास लाखों रुपए नहीं होते हैं, तो आप असमान रिस्क रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, जब बड़े बड़े शेयरों की कीमत बहुत कम हो। 2008 में अमेरिकन शेयर मार्केट क्रैश हो गया था। वॉल स्ट्रीट नीचे चला गया था। कई लोगों ने अपने घर बार और नौकरी खो दी थी। लेकिन वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है। एग्जाम्पल के लिए, सिटी ग्रुप के हर एक शेयर की कीमत $57 से घटकर 97 सेंट हो गई थी। जरा सोचिए कि आप $1 से कम में किसी कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन सकते हैं। लेकिन सर्दियों के बाद हमेशा बाहर आती है। अगर आप ऐसे वक्त में इन्वेस्ट करते हैं, सब्र और शांत होकर इंतजार करते हैं, तो 5 महीने के अंदर उस 97 सेंट के स्टॉक का प्राइस बढ़कर अगर $5 हो जाएगा तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पर 500% का रिटर्न है। तीसरी स्ट्रैटेजी है टैक्स में माहिर होना। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना रख पाते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हाई है तो आपके फीस और टैक्स भी हाई होंगे। आपके पास इन सब के बाद जो बचता है वो आपकी असली कमाई है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिकन बहुत ज्यादा कमाने वाला है, तो वो ऑर्डिनरी इनकम टैक्स 50% देगा, जो फेडरल और स्टेट टैक्स के मुताबिक है। अगर वो 1 साल से कम वक्त के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देता है तो वो इसी रेट से इनकम टैक्स भरेगा। लेकिन अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा वक्त तक रखता है तो वो सिर्फ 20% ही टैक्स देगा, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स कहा जाता है। सिर्फ स्मार्ट बनकर कोई लंबे वक्त तक इन्वेस्टमेंट रखकर 30% की सेविंग कर सकता है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड में साल में 8% का प्रॉफिट आता है। फीस देने के बाद आपके पास सिर्फ 6% बचेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड अक्सर ट्रेड करते हैं, इसलिए आपको ऑर्डिनरी इनकम रेट से टैक्स देना होगा। अगर कोई कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहते हैं तो उन्हें 3% टैक्स देना होगा। आपका एनुअल रिटर्न 3% कम होगा। इस रेट से आपका पैसा 24 साल बाद डबल होगा। लेकिन हमें इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी सोचने की जरूरत है। मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दर 2% है, तब आपका असली रिटर्न हर साल 1% होगा। इस रेट से आप 120 साल की उम्र में रिटायर हो पाएंगे। चौथा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में न रखना। आप 4 तरीकों को अपनाकर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कीजिए। अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक या बॉन्ड या रियल एस्टेट में मत डालिए। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट मत कीजिए। दूसरा है एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी सिर्फ अपने फेवरेट एक स्टॉक या सिर्फ एक रियल एस्टेट में अपने पैसे न डालें। तीसरा, अलग अलग देशों या अलग अलग तरह की करेंसी में डाइवर्सिफाई कीजिए। हम ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं और ये हम सबके लिए एक बढ़िया मौका है। अगर आपके देश में कोई क्राइसिस या मुश्किल वक्त आता है तो विदेशों में इन्वेस्ट करने पर आपको सिक्योरिटी मिलेगी। चौथा, वक्त के साथ डाइवर्सिफाई कीजिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना चाहिए। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम करते हैं और रिवॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। डाइवर्सिफाई करने पर आपको बुरे वक्त में सहारा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 2000 से 2009 को लॉस के लिए जाना जाता है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे वो अमेरिकी शेयरों के अलावा दूसरी जगहों में अपने पैसे लगाते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में ये कहा गया था कि अगर आप इंडेक्स फंड के बास्केट के साथ साथ बॉन्ड, स्टॉक, फॉरेन स्टॉक, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट $1 लाख से बढ़कर $1,91,869 हो जाएगा। रे डालियो एक हेज फंड मैनेजर हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर हैं। उनकी टोटल संपत्ति $20 अरब से ज्यादा की है।
रे ने कहा कि आप जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको 50% से 70% तक का लॉस होगा। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक साइकिल में घूमता है। जो ऊपर आता है वो नीचे जाता है और जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है। रे कहते हैं कि आपको 15 या उससे ज्यादा अलग अलग जगहों में, जिनका आपस में कोई लिंक न हो, पैसे लगाने चाहिए। इसमें बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड, कमोडिटी और दूसरे ऑप्शन शामिल हैं। ऐसा करके आप अपने रिस्क को 80% तक कम कर सकते हैं और आपका रिटर्न 5 गुना तक बढ़ सकता है। जब शेयरों की कीमतें लंबे वक्त तक गिरती हैं तो इसे बियर मार्केट कहते हैं। इंग्लिश का ये वर्ड बेयर का मतलब भालू होता है। ठीक इससे उलट अगर लंबे वक्त तक कीमतें बढ़ती हैं तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है, जिसमें बुल का मतलब बैल है। ज़्यादातर लोग बियर मार्केट से डरते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जानते हैं कि ये पैसे बनाने का बेहतरीन मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बियर मार्केट के दौरान सभी स्टॉक की कीमतें सेल पर मिलती हैं। सभी बड़े शेयर बियर मार्केट के दौरान गिर जाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा दोबारा उठ जाता है। जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं उन्हें यकीन होता है कि बुरा वक्त कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो उन्हें खुशी होती है। अगर आप सब्र करें तो इस दौरान खरीदे गए स्टॉक धीरे धीरे कीमतों में बढ़ जाते हैं और आप उनसे अच्छा फायदा कमा सकते हैं। आइए पीटर मलूक का एग्जाम्पल लेते हैं। वो इस बुक के को ऑथर और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजिंग फर्म क्रिएटिव प्लानिंग के सीईओ हैं। पीटर ने 2008 से 2009 के बेयर मार्केट को देखा था। 28 सितंबर 2009 को डाउ जोन्स 777 पॉइंट गिर गया था। ये एक दिन में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट थी। क्रिएटिव प्लानिंग फर्म में पीटर हमेशा अपने कस्टमर्स को बेयर मार्केट के लिए तैयार करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि वे ऐसा कैसे करते हैं। सबसे पहले वे अपने कस्टमर को डाइवर्स पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। ऐसे पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के एसेट जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट और दूसरे इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। दूसरा, पीटर ये पक्का करते हैं कि कस्टमर के पास ऐसे एसेट हों जिनसे इनकम आती हो, ताकि कस्टमर को मुश्किल वक्त में उन्हें बेचने की मजबूरी ना हो। लेकिन ऐसी तैयारी लगभग 90% है। बाकी 10% आपकी सोच से आती है। आपको मार्केट के गिरने पर शांत रहना चाहिए, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं। पीटर अपने कस्टमर्स को याद दिलाते हैं कि इतिहास गवाह है कि हर बियर मार्केट आखिर में एक बुल मार्केट में बदल जाता है। 20वीं सेंचुरी के मुश्किल दौर के बारे में सोचिए। 1918 का स्पेनिश फ्लू महामारी, द ग्रेट डिप्रेशन, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कई इकोनॉमिक रिसेशन हुए। तो इस दौरान शेयर मार्केट में क्या हुआ था? डाउ जोन्स एवरेज 66 पॉइंट से बढ़कर 11,497 पर पहुंच गया। इन मुश्किलों के बावजूद इतना ज़्यादा फायदा हुआ था। 2008 के मार्केट क्रैश के दौरान पीटर और उनके फर्म ने अपने कस्टमर्स की तरफ से शेयरों में भारी इन्वेस्टमेंट करना जारी रखा। बॉन्ड से जो प्रॉफिट हुए उसे अमेरिकन शेयरों, इंटरनेशनल शेयरों और इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी में अपना दांव नहीं लगाया था। इसके बदले वे इंडेक्स फंड खरीदते थे, जिससे क्लाइंट का पोर्टफोलियो जल्दी से डाइवर्सिफाई हो जाता था। इसका रिजल्ट क्या निकला? मार्च 2009 में S&P 500 इंडेक्स सबसे नीचे के लेवल में पहुंचा था, लेकिन 12 महीने बाद ये 69.5% बढ़ गया था और फिर अगले 5 सालों में ये बढ़कर 178% हो गया। पीटर के कस्टमर्स के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था। अनजान और अनदेखे वक्त के लिए तैयारी करने के लिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए यहाँ और टिप्स दिए गए हैं। पहला, इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर रखिए। ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जिसमें कम फीस और टैक्स लगते हैं और ज़्यादा कमाई होती है। इंडेक्स फंड फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। दूसरा, इनकम पैदा करने वाले इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स और REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी शामिल हैं। बॉन्ड्स वो हैं जो आप कंपनियों, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। आप पूरे लोन के दौरान एनुअल इंटरेस्ट कमा सकते हैं। स्टॉक खरीदना यानी बिजनेस का मालिकाना हक लेना होता है। एक शेयर होल्डर के तौर पर आपको कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है। REITs ऑफिस, अपार्टमेंट बिल्डिंग या शॉपिंग मॉल जैसी जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब रियल एस्टेट के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है। इस तरह के इनकम देने वाले इन्वेस्टमेंट आपको बियर मार्केट के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रीबैलेंस करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि साल में एक बार अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन को दोबारा वापस लाना। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड के साथ शुरुआत की और जब शेयर मार्केट नीचे चला जाता है तब आपका इन्वेस्टमेंट 45% स्टॉक और 55% बॉन्ड बन जाता है। आपको स्टॉक खरीदकर और बॉन्ड बेचकर अपने स्टॉक को रीबैलेंस करना चाहिए। आखिर में जब स्टॉक के दाम वापस ठीक हो जाएंगे तब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। कंक्लूशन। सबसे पहले आपने कंपाउंडिंग के पावर के बारे में जाना।
आपने सीखा कि कैसे अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपको लगातार इसमें बने रहना चाहिए और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। अपने इंटरेस्ट को वक्त के साथ कंपाउंड होने देना चाहिए। इस तरह से आप खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। दूसरा, आपने ज़्यादा फीस और टैक्स के बारे में भी जाना। आपको एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और ब्रोकर्स से बचना चाहिए। वे सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई में से पैसा लेने के लिए होते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने प्रॉफिट में से फीस और टैक्स बचा सकते हैं। तीसरा, आपने 4 प्रिंसिपल के बारे में सीखा। पहला प्रिंसिपल है कभी पैसे ना हारना। दूसरा प्रिंसिपल है कि आपका प्रॉफिट आपके रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है अपने टैक्स के बारे में जानकारी रखना। चौथा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफाई करना। ये बिलियनर इन्वेस्टर्स का आजमाया हुआ असरदार तरीका है। इसलिए अगर आप इन 4 कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। चौथा, आपने सीखा कि बेयर मार्केट के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट क्रैश या उससे जुड़ी किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना आप डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाकर और शांत रहकर कर सकते हैं। बुरा वक्त कभी हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आप बेयर मार्केट का फायदा उठा सकते हैं तो स्टॉक आखिर में वापस ठीक हो जाएगा और आप कई गुना पैसा कमा पाएंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन हैरान करने वाले हैं, है ना? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। अब आपको सिर्फ वो अप्लाई करना है जो अब तक आपने सीखा है। अगर आप एक बिलियनर इन्वेस्टर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि वॉरेन बफेट ने अपने सारे पैसे के साथ क्या किया। उन्होंने अपनी 99% संपत्ति को दान करने का वादा किया। 2021 तक उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को $32 बिलियन का डोनेशन दिया था। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए और दूसरों के साथ भी बांटिए। यही जिंदगी जीने का एक बेहतरीन और कामयाब तरीका है।